हेलो बच्चों। रसायन लीला दोस्तों, ये हमारा तुम्हारा कबीला है। हमारा तुम्हारा कबीला है, ये हमारी प्यारी रसायन लीला है। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच हाजिर हो गया हूं हमारी अपनी रसायन लीला के साथ। दोस्तों, किस गैस के पार्टिकल्स ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे और किस गैस के पार्टिकल्स कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे? क्या आपने कभी इसके बारे में इमेजिन किया है? अगर नहीं किया तो सोचिए इसके बारे में। देखिए, जो गैस के पार्टिकल्स हल्के होंगे ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे और जो गैस के पार्टिकल्स भारी होंगे ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही होगा। आज हमें स्प्रेडिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स की बात करनी है। हमें बात करनी है इफ्यूजन डिफ्यूजन की। ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन को भी आज हमें जानना होगा। हम सबसे पहले इफ्यूजन क्या है इसको जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हेडिंग लगाइए, इफ्यूजन क्या है इसको हमें जानना है। स्प्रेडिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स थ्रू नैरो होल स्मॉल ओरिफिस, नैरो होल और स्मॉल ओरिफिस इज कॉल्ड इफ्यूजन। देखिए, इस प्रकार से गैस के पार्टिकल्स की स्प्रेडिंग हो तो इसे बोला जाएगा इफ्यूजन। ये कंटेनर है, ध्यान से देखिए, ये कंटेनर हमारे पास है। इस कंटेनर में गैस है, इस कंटेनर में गैस है। ध्यान से देखिए, इस कंटेनर में गैस और ये नैरो होल है, ये नैरो होल है। इस नैरो होल के थ्रू अगर पार्टिकल्स की स्प्रेडिंग हो ऐसे, और यहां क्या है? वैक्यूम है, तो इस फिनोमिना को बोला जाएगा इफ्यूजन। क्या बोला जाएगा? इफ्यूजन बोला जाएगा। उम्मीद है आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। इस प्रकार से स्प्रेडिंग हो, नैरो होल हो, पिन होल हो, तो इस केस में हम इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? इफ्यूजन बोलेंगे। अब देखिए, डिफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन और डिफ्यूजन सिमिलर टर्म्स है। देखिए, डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट को क्या बोला जाएगा? डिफ्यूजन बोला जाएगा। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से हमारे पास टू कंटेनर्स हैं और कंटेनर्स में क्या है? गैस है। ये देखिए, ये कंटेनर 1 है और ये हमारे पास कंटेनर 2 है। ये टू कंटेनर्स हैं, कंटेनर 1, कंटेनर 2। इन कंटेनर्स को कनेक्ट किया गया है नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम से इस प्रकार से देखिए कनेक्ट किया गया है। गैस यहां भी है, गैस यहां भी है। देखिए, यहां गैस के पार्टिकल्स की ज्यादा कंसंट्रेशन है, गैस के पार्टिकल्स की ज्यादा कंसंट्रेशन है। यहां गैस के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम है। तो होगा क्या? अगर स्टॉप कोक और स्टॉपर को रिमूव करते हैं, स्टॉप कोक और स्टॉपर को रिमूव करते हैं तो होगा क्या? देखिए, गैस के पार्टिकल्स यहां से यहां मूव करते हैं, गैस के पार्टिकल्स यहां से यहां मूव करते हैं। जी हां, गैस के पार्टिकल्स यहां से यहां मूव करते हैं, गैस के पार्टिकल्स यहां से यहां भी मूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी गैस की, पार्टिकल्स को रोक नहीं पाएंगे। केवल फ्लो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन नहीं होगा, दोनों तरफ होगा। कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन भी होगा। तो देखिए, नेट फ्लो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन होगा। जी हां, इस प्रकार से ये हाई कंसंट्रेशन है, ये हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन है। तो नेट फ्लो होगा ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। इस प्रकार से गैस के पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग होगी। इस इंटरमिक्सिंग को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। उम्मीद है आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर नैरो होल और ओरिफिस हुआ, इस केस में हम बोलेंगे इस प्रकार से गैस के पार्टिकल्स की जो स्प्रेडिंग हुई है ये क्या है? ये इफ्यूजन है। इस टाइप की स्प्रेडिंग को क्या बोला जाएगा? इफ्यूजन। और ये देखिए, इस प्रकार से गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट हो या कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है नैरो होल की, इस प्रकार से गैस की पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो, इसे हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट हो। इस मूवमेंट को बोला जाएगा डिफ्यूजन।
इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन सिमिलर टर्म्स है। वैसे देखा जाए तो जो नैरो होल है ये गैस पार्टिकल्स के साइज से तो काफी बड़ा होगा, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात की जाए काफी बड़ा होगा। तो इसलिए डिफ्यूजन और इफ्यूजन सिमिलर टर्म्स हैं। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। यहां भी देखिए ये जो नैरो ट्यूब है अगर गैस पार्टिकल्स के साइज के कंपैरिजन में बात की जाए तो इसका साइज क्या होगा, काफी बड़ा होगा। जी हां, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, काफी ज्यादा होगा गैस पार्टिकल्स के डायमीटर से। उम्मीद है आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो देखिए इसके बाद बारी है ये जानने की किस प्रकार से रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसका देखिए रिजल्ट क्या होगा। एग्जैक्ट रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन की बात करनी है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इक्वल टू P इंटू Na इंटू A डिवाइडेड बाय अंडर 2 पाई M इंटू R इंटू T। यहां देखिए हमें केवल और केवल प्रेशर, टेम्परेचर, मोलर मास के साथ वेरिएशन की बात करनी है। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, इसकी बात नहीं करनी है। अगर हम डेरिवेशन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर किसके वेरिएशन की बात करनी है, रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन की वेरिएशन की बात करनी है। प्रेशर के साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, मोलर मास के साथ, टेम्परेचर के साथ। ध्यान से देखिए यहां पर कैपिटल P क्या डिनोट करता है, कैपिटल P रिप्रेजेंट्स प्रेशर ऑफ गैस। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, जी हां ज्यादा प्रेशर होगा तो स्प्रेडिंग भी ज्यादा होगी। तो देखिए कैपिटल P ज्यादा हुआ, प्रेशर ज्यादा हुआ, रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, जी हां इंक्रीज होगी। यहां देखिए Na रिप्रेजेंट्स एवोगैड्रोज नंबर। ये क्या है, एवोगैड्रोज नंबर है। ध्यान से देखिए इसके बाद कैपिटल A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। नोट कीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा पार्टिकल्स बाहर आ पाएंगे। जी हां ज्यादा पार्टिकल्स एस्केप कर पाएंगे। इसका क्या मीनिंग है, स्प्रेडिंग ज्यादा होगी, डिफ्यूजन इफ्यूजन की रेट ज्यादा होगी। उम्मीद है आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए कैपिटल M इज मोलर मास ऑफ गैस। देखिए गैस भारी है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगी, रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन कम होगी। तो देखिए मोलर मास ज्यादा है, रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन कम है। इसको किया होगा आपने अंडरस्टैंड। टेम्परेचर ज्यादा है तब भी रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन कम है। T इज टेम्परेचर इन केल्विन। ऐसा क्यों है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा स्पीड ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन भी ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ तो कोलाइड कर ही रहे होंगे, कंटेनर की वॉल्स के साथ भी कोलाइड कर रहे होंगे। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल की उस पर्टिकुलर होल से ही बाहर आने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल पागल हो जाएगा। जब ज्यादा हीट मिलेगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, इधर उधर मूव करता रहेगा, उस पर्टिकुलर होल से बाहर आ जाए, इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड है, ध्यान से देखिए इस प्रकार से रिलेटेड है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन डिक्रीज होगी। आगे देखिए, आगे हमें बात करनी है प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया, मोलर मास की। तो देखिए वन बाय वन हमें आगे चलना होगा। यहां पर सबसे पहले हमें बात करनी होगी इफ टू गैसेस आर प्रेजेंट इन सेम कंटेनर एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम हो, बाकी पैरामीटर्स आप वेरी कर सकते हैं। कंटेनर सेम है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। प्रेशर को आप वेरी कर सकते हैं। तो देखिए रेट ऑफ
rate of diffusion or effusion, rate of diffusion or effusion of gas 1 is directly proportional to P1 into A divided by under root P1 into A divided by under root। देखिए 2 पाई कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, अंडर रूट M1 इंटू टी, टी भी क्या है यहां पर सेम टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जी हां, इंटू टी, टी इज कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके बाद देखिए ऐसे ही रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 2 is directly related to, देखिए P2 into A divided by under root M2 into T। देखिए एरिया सेम होगा, टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए इफ टू गैसेज आर प्रेजेंट अंडर सेम कंडीशन इट मीन्स P and T आर इक्वल। अगर P and T इक्वल हो तो किस प्रकार से रेशियो को इंडिकेट किया जा सकता है, ध्यान से देखिए। अब हम बात करेंगे इनकी रेट की, रेशियो की, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ध्यान से देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 1 इज P इंटू Na इंटू A डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई M1 इंटू R इंटू T। जी हां, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, एरिया सेम, ये सभी आपको सेम लेने होंगे, लेकिन गैस डिफरेंट है तो मोलर मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। जी हां, मोलर मास डिफरेंट कंसिडर करते हुए देखिए रेशियो क्या मिलता है, मोलर मास जनरली क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हमने मोलर मास को डिफरेंट कंसिडर किया है, बाकी चीजें हमने क्या की हैं, सेम रखी है। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू P इंटू Na इंटू A डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई M2। देखिए गैस 2 का मोलर मास M2 होगा इंटू R इंटू T। रेशियो लेने पर क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, रेशियो लेने पर क्या मिलता है, कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। देखिए P इंटू Na इंटू A कैंसिल हुआ, जैसे कैंसिल हुआ, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, RT से RT कैंसिल हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू देखिए रूट M2 ऊपर मिलता है या न्यूमरेटर में मिलता है, डिवाइडेड बाय रूट M1 कहां मिलता है, यहां मिलता है। इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है, अंडर रूट M2 बाय M1। जी हां, इस प्रकार से रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के रेशियो की बात की जा सकती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के रेशियो की बात की जा सकती है गैस 1 एंड गैस 2 के लिए। रिजल्ट आपके सामने है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए, इसके बाद बारी है ग्राम स्लो ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन को जानने की। हेडिंग लगाइए ग्राम स्लो ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन। जी हमें बात करनी होगी ग्राम स्लो की। ग्राम स्लो ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन क्या है? ग्राम स्लो ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन स्टेट्स दैट rate of diffusion effusion, it states that rate of diffusion और effusion, नोट कीजिए, rate of diffusion effusion is inversely proportional to
स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस और वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। ये आप जानते हैं वेपर डेंसिटी क्या होती है। जी हाँ, प्रीवियस सेशन में वेपर डेंसिटी से रिलेटेड हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, याद है आपको। वेपर डेंसिटी Vd इज मोलर मास बाय 2। जहां पर देखिए मोलर मास होगा वहां पर 2 से डिवाइड करने के बाद न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आसानी के साथ वेपर डेंसिटी की टर्म्स में भी रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन के रेशियो को इंडिकेट किया जा सकता है। अभी देखिए हमारे पास या रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 1 किस प्रकार से, देखिए यहां इस प्रकार से है, इसका मोलर मास यहां मिलता है और रूट में मिलता है। देखिए ये यहां है और मोलर मास यहां नीचे रूट में है। और ये देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 2 यहां है और ये देखिए इसका मोलर मास यहां है, रूट के अंदर है। अगर ऐसा है तो यहां पर देखिए इस प्रकार से हम कंक्लूड कर पाए हैं, ग्राम्स लॉ को अंडरस्टैंड कर पाए हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। आई होप आपने किया होगा इसको अंडरस्टैंड। और ये देखिए कब वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर कांस्टेंट नहीं होंगे तो उस केस में हमें प्रेशर एंड टेम्परेचर के वेरिएशन को भी करना होगा अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिए ये कब वैलिड होगा, ये तब वैलिड होगा जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर तभी वैलिड होगा। आई होप आपने इसको किया होगा नोट। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए इस प्रकार से हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 की बात करनी है। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय, देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 बाय m1। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए 2 से डिवाइड इसको किया जाए, 2 से डिवाइड इसको किया जाए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी हां, सेम नंबर से न्यूमिनेटर में जो टर्म है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है, रूट के अंदर जो है, देखिए m1 m2 इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये देखिए मोलर मास बाय 2 क्या है, मोलर मास बाय 2 क्या है, और ये देखिए मोलर मास बाय 2 क्या है, वेपर डेंसिटी। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर पाएंगे इस प्रकार से भी रेट ऑफ डिफ्यूजन, इस प्रकार से भी रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 2 ऐसे इंडिकेट किया जा सकता है अंडर रूट VD2 बाय VD1। वेपर डेंसिटी की टर्म्स में भी इसको इंडिकेट किया जा सकता है, यानी हम यहां पर बोल सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। बार बार मैंने एक ही पॉइंट पर यहां जोर दिया है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी और इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे सोल्व। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया तो इसके बाद हमें क्या अंडरस्टैंड करना होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंट हो तो क्या होगा, इफ टेम्परेचर इज डिफरेंट
ऐसे केस में क्या करना होगा, टेम्परेचर अगर हो डिफरेंट, ऐसे केस में देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन ऑफ गैस वन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस टू इज इक्वल टू। किस प्रकार से इंडिकेट करना होगा, देखिए अंडर रूट, अगर गैस 2 यहां है तो यहां देखिए मोलर मास 2 होगा, गैस 1 यहां है तो यहां देखिए मोलर मास 1 होगा। और टेम्परेचर के साथ कैसे होगा इसका वेरिएशन, देखिए जहां मोलर मास है अंडर रूट में, वहीं क्या आएगा इस गैस का टेम्परेचर। जी हां, यहां देखिए, ध्यान से देखिए, यहां मोलर मास 2 है तो यहां पर आपको मिलता है टेम्परेचर T2, यहां मोलर मास 1 है तो यहां आपको मिलता है टेम्परेचर T1। आई होप आपने किया होगा इसको अंडरस्टैंड। अगर आप इसको इस अंदाज में अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद दोस्तों बारी है ये जानने की, अगर प्रेशर डिफरेंट हो तो क्या होगा। देखिए इफ प्रेशर इज डिफरेंट, ऐसे केस में कैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के रेशियो को इंडिकेट किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 2। ध्यान से देखिए इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां क्या होगा, देखिए यहां गैस 2 है तो यहां मोलर मास 2 होगा, यहां गैस 1 है मोलर मास 1 होगा। अब आपका ये डाउट होगा प्रेशर कहां होगा, तो देखिए प्रेशर कहां होगा, ध्यान से देखिए ये मायावी रिजल्ट आपके सामने है। यहां रूट एम है, अगर डिनोमिनेटर में रूट एम है और यहां रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन है तो प्रेशर देखिए न्यूमिनेटर में होगा। जी हां, और रूट से बाहर होगा, ये भी आप देख चुके हैं। तो देखिए अगर यहां पर रूट m1 है तो यहां रूट से बाहर प्रेशर P1 होगा। यहां देखिए अगर यहां रूट m2 है तो देखिए यहां होगा प्रेशर P2, रूट से बाहर होगा। उम्मीद आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में भी इसको इंडिकेट किया जा सकता है। काफी स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होती है नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में कैसे इंडिकेट किया जाए। दोस्तों आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, यहां देखिए P1 को आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं, P1 इज इक्वल टू N1 इंटू R इंटू T बाय V। यहां देखिए P2 को आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं, P2 इज इक्वल टू N2 इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय V। देखिए P1 बाय P2 क्या है, P1 बाय P2 क्या रेशियो क्या है, ध्यान से देखिए यहां से P1 बाय P2 क्या है, रेशियो किसके इक्वल होगा, RT बाय V कैंसिल हुआ। प्रेशर का रेशियो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल होगा। जी हां, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इफ V इज सेम T इज सेम। देखिए इस प्रकार से प्रेशर का रेशियो हमें नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के इक्वल मिलता है। तो दोस्तों क्या करना होगा, देखिए यहां P1 बाय P2 को रिप्लेस किया जा सकता है किससे, N1 बाय N2 से। ध्यान से देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 2 किसके इक्वल है। देखिए ये से ही हमें कॉपी करना होगा, P1 बाय P2 को पुट करना होगा N1 बाय N2। देखिए N1 बाय N2
इंटू अंडर रूट, या गैस 2 है तो यहां क्या होगा रूट m2, या देखिए गैस 1 है यहां क्या होगा रूट m1। आई होप इसको भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इन सभी रिजल्ट्स को याद भी करना है, इसको याद कीजिए, इसको याद कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद फिर याद भी कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स में आपको काफी आसानी होगी अगर आप इन रिजल्ट्स को याद करते हैं। इसके बाद देखिए अगर दोनों ही डिफरेंट हो जाएं तो क्या होगा, देखिए P एंड T दोनों ही डिफरेंट हो जाएं, ऐसे केस में क्या होगा, देखिए इफ बोथ पैरामीटर्स आर डिफरेंट, इफ बोथ P एंड T आर डिफरेंट, ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए अगर दोनों ही पैरामीटर्स प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंट होंगे तो ऐसे केस में ध्यान देना होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 1 देखिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 बाय अंडर रूट M1 इंटू T1। इसको जानते हैं आप, देखिए दोनों ही डिफरेंट हो जाएं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 2 is directly proportional to P2 by under root M2 T2। इसके बाद देखिए रेशियो लेने पर क्या होगा, रेशियो लेने पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ये तो ब्रेक हो ही जाएगी और हमारे पास देखिए एक सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ जाएगा। देखिए रेशियो लेने पर ज्यादा सिंप्लीफाइड रिजल्ट हमें मिल पाएगा जिसको हमें याद करने में होगी बिल्कुल आसानी, यानी उस रिजल्ट को आप याद करते हैं तो आप देखिए किसी भी टाइप के वेरिएशन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। प्रेशर, टेम्परेचर, मोलर मास का जो वेरिएशन है ये आपको एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड होगा। देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू, यहां से देखिए क्या मिलता है P1 बाय P2, जी हां P1 बाय P2 इंटू क्या होगा, देखिए इंटू क्या होगा, ऊपर आपको क्या मिलता है, न्यूमरेटर में आपको क्या मिलता है, ये ऊपर मिलता है, ये नीचे मिलता है। देखिए ऊपर क्या मिलता है अंडर रूट M2 T2 और नीचे क्या मिलता है अंडर रूट M1 T1। देखिए मायावी रिजल्ट आपके सामने है। इस रिजल्ट को अगर आप याद करते हैं प्रेशर की वेरिएशन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, टेम्परेचर की वेरिएशन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। किस प्रकार से टेम्परेचर वेरी होगा, प्रेशर वेरी होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन वेरी होगी। जी हाँ, मोलर मास के साथ किस तरीके से रेट डिफ्यूजन इफ्यूजन वेरी कर पाएगी ये तो ग्राम्स लॉ के अंदर ही हम देख चुके हैं। इसके बाद देखिए अगर यहां पर प्रेशर से मिलता है तो इस केस में ये होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन। जी हाँ, इस प्रकार से रेशियो से हमने इंडिकेट की। अगर टेम्परेचर से मिलता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन आपके पास होगी, देखिए इस प्रकार से रेशियो की फॉर्म में। जी हाँ, अगर दोनों ही डिफरेंट है तो आपके सामने रिजल्ट है ही। अगर यहां पर प्रेशर भी सेम हो जाए, टेम्परेचर भी सेम हो जाए, उस केस में कैसा होगा रिजल्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन का, ये भी आपके सामने है। और इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स जब भी आएंगे रेशियो को ही हमें अप्लाई करना होगा। जी हाँ, इस प्रकार से रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन के रेशियो को ही अप्लाई करना होगा और फाइनल आंसर तक हमें पहुंचना होगा। तो इसको ही हमें इस प्रकार से रेशियो की फॉर्म में ही याद रखना है। उम्मीद आपने याद कर भी लिया होगा। अगर आप इसको याद कर चुके हैं वेरी गुड, आगे चलते हैं। आगे चलने का वक्त आ गया है। डिफरेंट टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन, ये क्या है, यानी ग्राम्स लॉ के अलावा कुछ और तरीके भी होंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन को इंडिकेट करने की। देखिए कैसे, बिल्कुल आसानी के साथ डिफरेंट तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन को इंडिकेट किया जा सकता है। मजा आ जाएगा आपको देखने के बाद। देखिए कैसे आप इसको फील कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपको चीजें दिखने लग जाएंगी। जी हाँ, देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन
rate of diffusion or effusion is equal to number of moles of gas. ध्यान से देखना, अंडरस्टैंड होगा. नंबर ऑफ moles of gas diffused or effused. Number of moles of gas diffused or effused divided by time taken. ध्यान से देखिए, अगर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स गैस के डिफ्यूज और इफ्यूज होंगे, इसका मीनिंग यही तो है, रेट ज्यादा है. कम मोल्स डिफ्यूज होंगे, इसका क्या मीनिंग है, रेट कम है. हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो हमें चेक करना होगा, तभी तो रेट की बात कर सकते हैं. जैसे स्पीड की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, वैसे ही अगर हमें पार्टिकल्स की रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन की बात करनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, इस प्रकार से हम इंडिकेट कर पाएंगे, बिल्कुल इंडिकेट कर पाएंगे. और टू डिफरेंट गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन को कंपेयर भी कर पाएंगे. जी हां, और देखिए एक और अलग अंदाज में रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन को ऐसे भी तो इंडिकेट किया जा सकता है. कैसे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय molecules. Distance traveled by molecules divided by time. Distance traveled by molecules divided by time. जी हाँ, distance traveled by molecules divided by time taken. देखिए, मॉलिक्यूल्स लाइटर होंगे, मोलर मास कम होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन ज्यादा होगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे. तो इस प्रकार से भी तो इंडिकेट किया जा सकता है. अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है यूनिट टाइम में, इसका क्या मीनिंग है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन क्या होगी, ज्यादा होगी. ऐसा लाइटर मॉलिक्यूल्स के केस में पॉसिबल हो पाएगा. हैवी मॉलिक्यूल्स के केस में डिस्टेंस कम ट्रेवल कर पाएंगे यूनिट टाइम में. यानी यही रिजल्ट तो हमें कहां से मिलता है, इसी प्रकार से तो हमें वेरिएशन मिलता है. कहां से? इसी प्रकार से वेरिएशन हमें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन से मिलता है. उम्मीद है आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड. इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इक्वल टू ड्रॉप इन प्रेशर पर यूनिट टाइम. जी हां, देखिए कैसे, पर यूनिट टाइम टेकन, या क्या होगा, टाइम टेकन. इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है? अगर ज्यादा पार्टिकल्स डिफ्यूज होंगे तो प्रेशर ज्यादा एक्सटेंट में डिक्रीज हो पाएगा. जी हां, अगर ड्रॉप इन प्रेशर, डेल्टा पी, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा, इसका क्या मीनिंग है, ज्यादा पार्टिकल्स डिफ्यूज हुए हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन क्या है, ज्यादा है. इसके बाद देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन ऐसे भी तो इंडिकेट की जा सकती है. रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन ऐसे भी इंडिकेट की जा सकती है. देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस diffused or effused divided by time taken. देखिए ज्यादा वॉल्यूम गैस की डिफ्यूज हुई, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है ज्यादा गैस डिफ्यूज हुई है यूनिट टाइम में. अगर ज्यादा गैस डिफ्यूज हुई है, इसका क्या मीनिंग है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है. ज्यादा गैस इफ्यूज हुई है, इसका क्या मीनिंग है, रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा है. उम्मीद आपने इन सभी रिजल्ट्स को नोट किया होगा. आई होप आपने इन सभी फॉर्मूलाज को याद किया होगा. अगर आप याद कर चुके हैं तो देखिए किस प्रकार से, किस अंदाज में वैल्यूज को हमें फिट करना होगा, ये जानेंगे क्वेश्चन से. इन कंटेनर 32 ग्राम ऑफ CH4 गैस इफ्यूज्ड इन 20 सेकेंड, देन कैलकुलेट मास ऑफ SO2 दैट विल बी इफ्यूज्ड इन 50 सेकेंड्स. देखिए ध्यान से,
यहां से हमें मास पर कमेंट करना है और मास ही गिवन है। हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे CH4 के। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का मायावी फॉर्मूला हमारे पास है। क्या है मायावी फॉर्मूला? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ध्यान से देखिए, CH4 का मोलर मास कितना होगा? 12 प्लस 1 इंटू 4 दैट इज 16 होगा। जी हाँ, कितना होगा? 16 होगा। देखिए मोलर मास 16 होगा, मास 32 बाय 16। यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ मोल्स SO2 की अगर हमें एक्सप्रेस करने हो तो ये होंगे मास ऑफ SO2। जी हाँ, मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO2। मोलर मास ऑफ SO2 किस प्रकार से कैलकुलेट होगा? देखिए 32 प्लस 16 इंटू 2, ये होगा 32 प्लस 32 दैट इज 64। मास ऑफ SO2 को हमें डिवाइड करना होगा 64 से। यहां से हमें SO2 के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। जी हाँ, इस प्रकार से हमें SO2 के नंबर ऑफ मोल्स मिल पाएंगे। मास हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में, हमने इसको किया है एक्सप्रेस। इसके बाद क्या किया जाए? इसके बाद देखिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन को हमें करना होगा अप्लाई। अगर हमें यहां पर कैलकुलेट करना है मास, कैसे अप्लाई करना होगा? देखिए रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ SO2। इफ्यूजन ऑफ SO2 किसके इक्वल है? ये इक्वल है अंडरूट मोलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH4, इसके इक्वल है। उम्मीद है इसको किया होगा आपने अंडरस्टैंड। ये देखिए ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इफ्यूज्ड बाय टाइम। जी हाँ, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं तो ऐसे भी इंडिकेट किया जा सकता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड बाय टाइम। देखिए यहां हमारे पास CH4 गैस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 गैस इफ्यूज्ड बाय टाइम T1 डिवाइडेड बाय, यहां देखिए रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ SO2 की बात करनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 गैस इफ्यूज्ड बाय टाइम T2 होगा। जी हाँ, T1 T2 डिफरेंट टाइम आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट पे आप देख सकते हैं। तो देखिए यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना है? यहां से हमें कैलकुलेट करना है इसका मास। नंबर ऑफ मोल्स को हमने इस प्रकार से मास को यूज करते हुए एक्सप्रेस कर लिया है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा? यहां पर हमें इस डेटा को फिट करना होगा। इस डेटा को फिट करने के बाद, मोलर मासेस को पुट करने के बाद हम अननोन मास को आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको भी कैलकुलेट करना है। देखिए क्या मिलता है? अंडररूट मोलर मास ऑफ SO2 इज 64 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH4 दैट इज 16 4 जा 64 किसके इक्वल होगा? ये ध्यान से देखिए, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 2 के इक्वल है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितना टाइम होगा? देखिए 32 ग्राम CH4 को डिफ्यूज करने के लिए देखिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। टाइम टेकन क्या होगा? इतना ग्राम डिफ्यूज होगा, तो इसके लिए टाइम टेकन हमें कितना पुट करना होगा? देखिए 20 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 20। यहां देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 डिफ्यूज्ड और रिफ्यूज्ड, मास ऑफ SO2 बाय 64, मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय 64। और टाइम क्या? देखिए इस केस में टाइम हमें गिवन है 50 सेकेंड्स। टाइम 50 सेकेंड्स गिवन है। यहां से देखिए √4 ये 2 के इक्वल है। यहां से देखिए 2 1 जा 2। और देखिए कैलकुलेशन अगर की जाए, फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलता है? 2 इज इक्वल टू देखिए 1/10 इंटू 64 इंटू 50 डिवाइडेड बाय MSO2। यहां से देखिए 0 से 0 कैंसिल होगी। यहां से हमें मास ऑफ SO2 डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड कितना मिलता है? ये हमें मिलता है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। ध्यान से देखिए
इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मास ऑफ SO2 डिफ्यूज्ड और रिफ्यूज्ड 160 ग्राम मिलता है। जल्दी से नोट कीजिए। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं, इस प्रकार से आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया है रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का रेशियो ग्राम्स लॉ से तो इंडिकेट किया जा ही सकता है, इसके साथ में रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन का रेशियो यहां से भी इंडिकेट किया जा सकता है। सेम सब्सटेंसेस सेम गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन रिफ्यूजन है, यानी उनका रेशियो है। तो यहां से जो रेशियो हमें मिलता है, इस रेशियो को ग्राम्स लॉ से जो हमें रेशियो मिलता है, उस रेशियो से इक्वेट करने के बाद काफी सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व कर पाएंगे। उम्मीद है इस पॉइंट को आपने किया होगा अंडरस्टैंड। अगर ये पॉइंट अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका है तो देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने जे एडवांस्ड में, नीट में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं, मैंने डेटा चेंज किया, देखते हैं डेटा चेंज करने के बाद कितने स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन गैस अमोनिया एंड गैस HCl आर पास्ड फ्रॉम ओपन ग्लास ट्यूब फ्रॉम टू डिफरेंट एंड्स। देखिए, अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम HCl where white fumes are formed। जी हां, HCl से कितने डिस्टेंस पर व्हाइट फ्यूम्स मिलेंगी, यानी हमें डी कैलकुलेट करना है। यहां पर HCl की बोतल है, क्या है, HCl की बोतल है। तो देखिए, इस एंड से हमें बात करनी है, तो डिस्टेंस की कैलकुलेशन होगी, देखिए इस एंड से होगी। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहां पर व्हाइट फ्यूम्स बनेंगी ही क्यों? बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए व्हाइट फ्यूम्स क्यों बनेंगी, किस चीज की होंगी व्हाइट फ्यूम्स? क्या HCl व्हाइट है, अमोनिया व्हाइट है? जी नहीं, इनमें से कोई भी व्हाइट नहीं है। लेकिन जैसे ही HCl अमोनिया से रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा? NH4Cl की होंगी व्हाइट फ्यूम्स। अमोनिया इज बेसिक एंड HCl इज एसिड, ये हम जानते हैं। एसिड बेस रिएक्शन होगी, NH4Cl फॉर्म होगा। NH4Cl का कलर व्हाइट होता है। अब देखिए, जंक्शन पर क्या होगा, जब अमोनिया गैस HCl गैस के साथ इस प्रकार से कांटेक्ट में आएगी, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो होगा क्या, इस प्रकार से रिएक्शन होगी, व्हाइट फ्यूम्स बनेंगे। किसकी व्हाइट फ्यूम्स बनेंगी? देखिए, यहां जो व्हाइट फ्यूम्स बन पाएंगी, ये किसकी बन पाएंगी? NH4Cl की। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए? दोनों में से हल्की गैस कौन होगी? देखिए, अमोनिया का मोलर मास 17 है, HCl का मोलर मास 36.5 है। HCl गैस ही होती है, जो आप लेबोरेटरी में HCl देखते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में, यानी पानी के अंदर डिसोल्व है। कौन? HCl लिक्विड नहीं है, गैस है। देखिए, अमोनिया और HCl जब कांटेक्ट में आएंगे तो NH4Cl बनेगा। मेरा सवाल आपसे ये है, HCl का मास ज्यादा है, अमोनिया का मास कम है, तो कौन सी गैस ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी? अमोनिया गैस ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। क्यों? इसका मास कम है। HCl का मास ज्यादा है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। कितना कर पाएगी? सवाल ये है, कितना कर पाएगी? इसको भी कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा? हमारे पास ग्राम्स लॉ है। ग्राम्स लॉ क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ HCl डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अमोनिया। यहां से देखिए, यहां से क्या मिलता है? अंडर मोलर मास ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl। मोलर मास ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HCl। देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन को ऐसे भी तो इंडिकेट किया जा सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड की फॉर्म में। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस इज HCl डिवाइडेड बाय टाइम टेकन T1।
और यहां क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अमोनिया। तो इसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया डिवाइडेड बाय टाइम T2। ये T1 T2 सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? जी हाँ, सेम टाइम में ही यहां पर इनकी मुलाकात हुई होगी, NH4Cl बना होगा। जी हाँ, सेम टाइम में ऐसा हुआ होगा। जितने टाइम में ये यहां से यहां तक चलकर आएगी, उतने टाइम में यहां से यहां तक चलकर आएगी, यानी सेम टाइम में इनकी मुलाकात हुई होगी। तो T1 T2 सेम होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जी हाँ, कैंसिल हो जाएंगे। यहां देखिए, मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना है? 14 + 3। उम्मीद है ऐसी कैलकुलेशन आप दिमाग में कर लेंगे। 14 + 3 17, रूट में क्या होगा? √17। यहां देखिए, मोलर मास ऑफ HCl ये होगा 36.5। देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, क्लोरीन का 35.5, तो यहां से मोलिकुलर मास मिलता है 36.5। तो मोलर मास कितना होगा? 36.5। अमोनिया का मोलिकुलर मास 14 + 1 × 3 17 मोलिकुलर मास है, तो मोलर मास 17 होगा, 17 ग्राम होगा। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। तो यहां से देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl ये कितना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl D है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया 260 - D। अगर इस ट्यूब की लेंथ 260 है, तो ये देखिए 260 - D, अगर ये D है, ये हमें डायग्राम में गिवन है। तो ध्यान से देखिए, यहां क्या पुट किया जाए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl क्या पुट किया जाए? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय HCl D पुट किया जाए, और इसको पुट किया जाए 260 - D। क्लियर है बात? यहां से क्या होगा? देखिए, ये होगा 2.2 √2.2 1.45 के इक्वल होगा। जी हाँ, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये क्या मिलेगा? 1.45 इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय 260 - D। यहां से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलता है 260 - D इज इक्वल टू 1.45 D। देखिए, 2.45 D इज इक्वल टू 260, D इज इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाय 2.45। जल्दी से सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिलती है? 106। जी हाँ, सेंटीमीटर में 260 सेंटीमीटर है ये। तो देखिए, यहां से जो आपको D मिलता है, ये मिलता है अप्रोक्सीमेटली 106 सेंटीमीटर। ये होगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपने भी इसको सोल्व किया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए, इसके बाद बारी है मिक्सचर्स के केस में किस प्रकार से रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन को एक्सप्रेस किया जाएगा। देखिए, हम ये जान चुके हैं प्योर सब्सटेंसेस के केस में रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन को किस अंदाज में करना होगा एक्सप्रेस, कैसे करनी होगी कैलकुलेशन। तो बारी है मिक्सचर्स की। गैसियस मिक्सचर्स के केस में रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन उसी अंदाज में करनी होगी एक्सप्रेस जिस अंदाज में हमने प्योर सब्सटेंसेस के केस में एक्सप्रेस की। जी हां, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन को ऐसे ही अप्लाई करना होगा। ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जी हां, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। मोलर मास यहां मिक्सचर का होगा, यानी एवरेज मोलर मास होगा। मिक्सचर का मोलर मास एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है यह आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। यह आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ऑलरेडी डिटेल में बताया जा चुका है। क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिए और देखिए किस प्रकार से मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैलकुलेट होगा, और उसको आप यहां पुट करेंगे। जी हाँ, वहां से कैलकुलेट करने के बाद यहां पुट करेंगे, और उसके बाद आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। इसी के साथ डिफ्यूजन और इफ्यूजन की कहानी में अभी इतना ही। फिर कभी मुलाकात होगी एडवांस लेक्चर के साथ। डिफ्यूजन इफ्यूजन में काफी सारी और बातें भी हम जान सकते हैं, लेकिन अभी टाइम की कमी है, तो आगे चलना होगा। नेक्स्ट सेशन में वैन डर वाल गैस इक्वेशन को जानना होगा। वैन डर वाल गैस इक्वेशन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की पूरी कहानी को जानने के लिए हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में।
थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।